अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में जो भी सियासी पेचीदगियां हैं, इनमें अदलिया का अहम किरदार रहा है। शायद इसीलिए जजेस की तैनाती को बहुत अहमियत दी जाती है, चूँकि जजेस ही पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को फांसी की सज़ा सुना सकते हैं, मुंतखब हुकूमत को ख़त्म करते हैं और मार्शल लॉ को जायज़ करार देते हैं। आज भी जजेस की तैनाती के मामले पर वकला में इख्तलाफ पाया जाता है। एक धड़ा कहता है कि 26वीं तरमीम के ज़रिए एग्जीक्यूटिव को अदलिया पर हावी कर दिया गया है, जबकि दूसरा ग्रोह जो है इस तरमीम का खैर मकदम करता है। जजेस की तैनाती पर इख्तिलाफ आज का नहीं बल्कि पाकिस्तान बनने से चला आ रहा है। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद आला अदलिया में जजेस की तैनाती का इख्तियार गवर्नर जनरल यानी कि एग्जीक्यूटिव के सरबराह को हासिल था। फिर 1956 के आइन में चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार सदर को दे दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस की तैनाती सदर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुशावरत से करना थी। जब जनरल अयूब का मार्शल लॉ आया तो उन्होंने चीफ जस्टिस से मुशावरत की जहमत भी ना की, जो कि आईनी ज़रूरत थी। फिर जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर जमहूरियत पसंद जजेस को घर भेज दिया और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मार्शल लॉ इंतज़ामिया ने मार्शल लॉ ऑर्डर के तहत अपनी पसंद के जजेस को तैनात किया। 1988 में जमहूरी हुकूमत के क़याम के बाद जजेस की तैनाती के मामले में सदर ग़ुलाम इसाक़ खान और वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया और ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया, जिसने ये करार दिया कि आइन के तहत जजेस की तैनाती में वज़ीर आज़म का कोई किरदार नहीं है। इस फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन जल्द ही बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और इसके साथ ही अपील भी वापस ले ली गई। हम जब 1993 में बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत आई तो इसके साथ ही अदलिया और हुकूमत के दरमियान महाजा राय भी शुरू हो गई। बेनज़ीर की हुकूमत ने जस्टिस सजाद अली शाह को चीफ जस्टिस तैनात कर दिया, जो कि सीनियरिटी में चौथे नंबर पर थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस तैनाती के खिलाफ बहुत सी पिटिशन्स दायर की गई और फिर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अल जहाद ट्रस्ट केस में यह करार दिया कि जजेस की तैनाती में सदर को चीफ जस्टिस से बामानी मुशावरत करनी होगी ताकि एग्जीक्यूटिव का किरदार कम हो सके। चीफ जस्टिस की राय को फौकियत दी जाएगी और अगर सदर को चीफ जस्टिस की राय से इत्तफाक ना हो तो फिर इसकी ठोस वजूहात तहरीरी तौर पर दी जाएंगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में जजेस की अहलियत के साथ सीनियरिटी के असूल को भी मद्देनजर रखा जाएगा। जस्टिस सजाद अली शाह भी अल जहाद ट्रस्ट केस का हिस्सा थे और इस फैसले के बाद वकला को ये उम्मीद हुई कि अब जजेस की तैनाती में वन मैन शो ख़त्म हो जाएगा और आइंदा जजेस मायने मुशावरत से मेरिट पर तैनात होंगे, लेकिन हुआ इसके बरक्स। जस्टिस सजाद अली शाह का नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने अल जहाद ट्रस्ट केस के फैसले की रोशनी में जस्टिस सजाद अली शाह को काम करने से रोक दिया। इसके बाद जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ में एक दफ़ा फिर एग्जीक्यूटिव ने पीसीओ के ज़रिए नापसंदीदा जजेस को घर भेजा और फिर अपनी मर्जी के जजेस तैनात करके अपने मार्शल लॉ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया। जब 2007 में वकला तहरीक शुरू हुई तो जनरल मुशर्रफ ने पीसीओ के ज़रिए 60 के करीब जजेस को फारिग करके नए जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में तैनात कर दिए। ताहम 2009 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद भी जजेस की तैनाती के मामले पर हुकूमत और अदलिया में इख्तिलाफ बरकरार रहे, लेकिन फिर हुकूमत ने 18वीं तरमीम जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार को यकसर तब्दील कर दिया। उन्होंने इस तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात किया जाता था, यानी कि सीनियरिटी के असूल को तस्लीम कर लिया गया। इस नई आइनी तरमीम के तहत जजेस की तैनाती के लिए सदर और चीफ जस्टिस की मुशावरत को ख़त्म करते हुए एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज, एक रिटायर्ड जज, वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और बार का एक नुमाइंदा भी शामिल था। ये कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नामजदा शख्स जो है उसकी बतौर जज तैनाती पर गौर करता था और अक्सरियत राय से नाम मंजूर करने के बाद इसे पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया जाता था।
8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में 4 अरकान हुकूमत के होते थे और 4 अरकान ऑपोजिशन के बेंचेस से लिए जाते थे। 18वीं तरमीम में कहा गया था कि पार्लिमानी कमेटी 3/4 की अक्सरियत से जुडिशल कमीशन की नामजदगी को मुस्तरद कर सकता था। ताहम इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं तरमीम के केस की समाअत के दौरान पार्लिमानी कमेटी के इस इख्तियार पर एतराज़ करते हुए पार्लियामेंट को दोबारा आईनी तरमीम करने का कहा, जिसके बाद पार्लियामान ने 19वीं तरमीम पास की, जिसमें कहा गया कि पार्लिमानी कमेटी अगर किसी तैनाती को मुस्तरद करती है तो इसकी तहरीरी वजूहात भी उसको देनी होंगी। इसके बाद 2010 से 2024 तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर तैनातियाँ चीफ जस्टिस की मर्जी से होती रहीं, जिस पर सियासी जमातों के साथ साथ वकला की नुमाइंदा तंजीमों को भी सख्त एतराज़ रहा। और फिर 2024 में 26वीं तरमीम करके एक दफ़ा फिर अदलिया में जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया। इस तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को ज़म कर दिया गया। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, 3 सीनियर तरीन जजेस, आईनी बेंच का सीनियर रुकन, वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, बार का 1 रुकन, हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान और सिविल सोसाइटी का 1 नुमाइंदा शामिल होगा। अब जुडिशल कमीशन में एग्जीक्यूटिव के अफराद की अक्सरियत है और 26वीं तरमीम के बाद से अब तक हुकूमत ने जुडिशल कमीशन से अपनी हर तजवीज़ को अक्सरियत राय से मंजूर करवाया है। इसके अलावा 26वीं तरमीम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के लिए सीनियरिटी के असूल को ख़त्म कर दिया है और अब एक पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में किसी एक को चीफ जस्टिस तैनात कर सकती है। जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार हमेशा से मुतनाज़े क्यों रहा है और क्या 26वीं तरमीम से अदलिया एग्जीक्यूटिव के ताबे हो गई है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर हुसैन साहब, सीनियर वकील हैं और मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। आप नुमाइंदे हैं सारे बार्स के, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अश्तर उसाफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो सीनियर वकील हैं और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अख्तर हुसैन साहब, आपकी जानिब, चूँकि इस वक्त आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं, जो तैनातियाँ हुई हैं और 26वीं आईनी तरमीम जो पास हुई है, उससे आपको क्या लगता है कि जजेस की तकर्री में वो शफाफियत आ गई है जिसके लिए आप लोगों ने एक लंबी जद्दोजहद की थी? बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा बीबी, आपने एक तफसीलन बहुत अच्छा किया कि आपने बैकग्राउंड इसका सारा आपने तफसील से बयान किया पाकिस्तान में जुडिशल अपॉइंटमेंट की तारीख के हवाले से। जो मौजूदा कमीशन अब बना है इसमें अब मेजॉरिटी है नॉन जुडिशल मेंबर्स की। अब इसमें भी मैं नहीं समझता कि अगर ये जिस तरह से कमीशन बना है ये भी कोई हमारा जो है वो सही सलूशन होगा। इसको भी आगे चलकर इसको फिर आपको किसी और जो है वो तजावीज़ की तरफ जाना पड़ेगा, बशर्ते कि एक मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो नॉन जुडिशल मेंबर्स हैं यानी पार्लियामेंट के अरकान हैं हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से या सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, अगर वो मेरिट्स पर की बुनियाद के ऊपर अपॉइंटमेंट्स नहीं करते तो फिर ये भी चलने वाला नहीं। तो नॉमिनेशंस में आप मुतमईन नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नॉमिनेशंस तो हमने रूल्स में 26वीं तरमीम से पहले भी कर दिया था कि एवरी मेंबर ऑफ कमीशन हैज राइट टू नॉमिनेट। और जब एवरी मतलब 26वीं तरमीम से पहले 26वीं तरमीम से पहले जो रूल ड्राफ्ट किए मंसूर अली शाह साहब की सदारत में, उसमें भी ये दिया गया था कि एवरी मेंबर ऑफ कमीशन हैज राइट टू नॉमिनेट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया है तो नॉमिनेशन तो पहली दफा हुई हैं तो इतने लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि नॉमिनेशंस में असल टेस्ट होगा कि भाई आप कौन से लोगों को जो है वो अपॉइंट करते हैं, किस तरह से क्राइटेरिया की बुनियाद के ऊपर जो है वो पूरे उतरते हैं। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट आ गया। राइट। अख्तर साहब, जो अख्तर हुसैन साहब बात कर रहे हैं, इट्स ऑब्वियस कि वो इसको एक एज अ चैलेंज ही ले रहे हैं कि जो अब नॉमिनेशंस आएंगी वो एज अ टेस्ट केस उनको देखा जाएगा कि मेरिट के ऊपर हुई हैं कि नहीं। मगर हम अगर बात करें जो अपॉइंटमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह की, जस्टिस अमीनुद्दीन की, सीनियर मोस्ट वो नहीं थे, तो आप कह सकते हैं कि जी ही वॉज मोर एप्ट और ही वॉज मोर सूटेबल फॉर द जॉब देन द सीनियर जजेस बिफोर हिम, इसलिए हमने उनको चूज़ किया।
I'll come to that question. वो एक शख्सियत के बारे में है। पहले हम ज़रूरी है कि इस बात को तय कर लें कि इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है और वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ। अख्तर हसन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये सारा का सारा मामला जो है वो वन मैन शो ही की तरफ जा रहा था और चलता रहा इवन आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, क्योंकि ना सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टी को जो है वो रिडंडेंट कर दिया गया, बल्कि नॉन जुडिशल मेंबर्स ऑफ द कमीशन वो भी उज़्व मुअत्तल ही चले आ रहे थे। और ये बात भी दुरुस्त है कि ये रूल्स और ये जो अमेंडमेंट्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक जिद थी अनफॉर्चुनेटली कि रूल्स नहीं बनेंगे। और रूल्स इसलिए नहीं बनाए जा रहे थे क्योंकि इजारादारी जा रही थी, और यही चीज़ है जिसको रोकना है, जिसको कम करना है, जिसको स्ट्रक्चर करना है कि इजारादारियां नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये सारा बात है स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर्स इसमें जजेस नहीं हैं, स्टेक होल्डर्स इसमें लोग हैं, पब्लिक, द लिटिगेंट। इसमें स्टेक होल्डर जो हैं वो उनकी नुमाइंदगी चूंकि पार्लियामेंट में होती है, इसलिए पार्लियामेंट आप दुनिया में देख लीजिए कि अगर जजेस को अलहदा करना है तो भी मुआखजा जो है वो पार्लियामेंट कर रही है हिंदुस्तान में। मगर सर सीनियरिटी प्रिंसिपल तो बाईपास नहीं करती इंडियन जुडिशरी, जो हमें पता है, आपको बेहतर पता होगा, मगर जो हमने पढ़ा है उसके अंदर सीनियरिटी प्रिंसिपल को तो बाईपास नहीं किया गया, जो यहाँ पे सीनियरिटी प्रिंसिपल को बाईपास किया गया है। ये जो एक इम्प्रेशन है ये शायद इतना दुरुस्त नहीं है। अच्छा, सीनियरिटी इज ए प्रिंसिपल बट नॉट द ओनली प्रिंसिपल। सीनियरिटी रिमेन्स अ प्रिंसिपल। हो क्या गया था कि सीनियरिटी वाज मेड द प्रिंसिपल एंड द ओनली प्रिंसिपल बिकॉज इट्स लीस्ट ओपन टू मैनिपुलेशन। ये एक जस्टिफिकेशन है, इट्स द लीस्ट ओपन टू मैनिपुलेशन। नो, इट इज आल्सो फ्रॉट विद फॉल्ट्स। कैसे? एक साहब हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोई तजर्बा नहीं रखते, उनका रुझान नहीं है, बट वो चूंकि सीनियरिटी में आगे आ गए तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर तैनात हो जाएंगे रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ इयर्स टू हिज क्रेडिट और डिसक्रेडिट। ये एक खौफनाक बात है कि एक ऐसे साहब एक इदारे के सरबराह बन जाएं जिनका रुझान ही उस तरफ नहीं है। इसलिए सीनियरिटी कम फिटनेस कम मेरिट, ये सारी चीज़ें। और जो एक बहुत खूबसूरत बात इस अमेंडमेंट के ज़रिए है वो है इवैल्यूएशन, एनुअल इवैल्यूएशन ऑफ जजेस। इसमें सिर्फ हाई कोर्ट को कहा गया है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं, फेडरल शरीयत कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल होने चाहिए। अच्छा, ये आपने बड़ी बात की है कि फेडरल शरीयत कोर्ट और हाई कोर्ट भी इसमें शामिल होनी चाहिए। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है इधर। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जल्दी से वापस हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। दो सीनियर वकला हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर हुसैन साहब भी हैं जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक अहम रुकन हैं, और इसके ऊपर बहस हो रही है कि क्या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरिट्स के ऊपर जजेस की तैनाती कर सकती है या नहीं। अख्तर हुसैन साहब कराची बैठे हुए हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो हेड जिनको बनाया गया के आगा साहब को, वो 9वें नंबर पे थे। उनसे पहले 8 जजेस को आपने जो है वो नज़रअंदाज करके 9वें नंबर के जज को आपने तैनात किया। तो फिर वकला बरादरी ने ये पूछा कि क्या ये एक सियासी तकर्री थी, इसलिए चूँकि उनकी देवर क्लोज टू जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वो करीब समझे जाते थे। तो ये सवाल भी तो किए जा रहे हैं अख्तर साहब। मैं आपको जी नीजे आप ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि हमारी तरफ से, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से तो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हमारे सामने साउथ अफ्रीकन जो है वो एक्सपीरियंस भी था। इस लिहाज से मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही थी कि किस तरह से हमारे पास जो पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक सेपरेट बननी चाहिए। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है वो उन्होंने बना दी हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सवालात जो है वो लोगों के जायज़ हैं
कि आपने ये सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे ये समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब चीफ जस्टिस साहब की तैनाती का मसला आया तो 26वीं तरमीम के तहत जो है वो फर्स्ट 3 में से जो सीनियर मोस्ट जो थे उनको नहीं कंसिडर किया गया और 3rd नंबर वाले को जो है वो बनाया गया, और उस डिस्प्यूट की वजह से जो है वो नेक्स्ट मेंबर जो है सीनियर जज जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बना दिया गया। और उसके बाद सीनियरिटी से हमने उसके ऊपर असर्ट किया था कि एक लाइन से सीनियरिटी के साथ जितने भी बेंच के मेंबर्स हैं वो सीनियरिटी में हों, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के प्रोविंशियल तो बेंच होनी नहीं चाहिए थी। मैं तो प्रोविंशियल बेंच से डिसएग्री करता हूँ। अच्छा। कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बननी नहीं चाहिए थी। और आप ज़रा उसको देखें तो सही कि 199 के अंदर उसकी पावर्स को डिवाइड कर दिया गया कि सब कोवरेंटों की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास नहीं है, हैबियस कॉर्पस की कॉन्स्टिट्यूशन के उसके पास नहीं है, सर्शियरी की पावर्स उनके पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास नहीं है। तो सिर्फ आपने मैंडेमस भी वो भी पार्टली रखा है और प्रोहिबिटेड वगैरह की बात है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बनाई है हमारी पार्लियामेंट ने प्रोविंशियल बेंच, वो उससे मेरी डिसएग्रीमेंट है। और डिसएग्रीमेंट क्यों है? मुख्तसर सा बताइए, डिसएग्रीमेंट क्यों है? नहीं, डिसएग्रीमेंट यह है कि वो सोल्यूशन नहीं है। बात यह है कि भाई कौन से मैटर्स आप क्या उससे सॉल्व करना चाहते हैं, आप बेनिफिट क्या ले रहे हैं स्वाय इसके कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड है वो हमारा एक और इजाफी वोट हो जाएगा जुडिशल कमीशन के अंदर, वरना उसका कोई पर्पस मुझे समझ नहीं आता कि प्रोविंशियल हाई कोर्ट, किसी भी सूबाई हाई कोर्ट ने जो है वो प्रोविंशियल बेंच नहीं बनाया, जो है वो अभी तक नहीं रेजोल्यूशन पास किया है, सिंध के अंदर पास किया है। वैसे बेसिकली प्रोविंशियल बेंच होनी नहीं चाहिए थी। हमारी डिमांड तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं हुई और पार्लियामेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का मसला किया। राइट, तो ये बड़ा अहम बात आपने की। अख्तर साहब, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो बात कर रहे हैं अख्तर हुसैन साहब, बिल्कुल इसी तरह है। मैं खुद इस चीज़ का दाई था, देयर शुड बी ए सेपरेट कोर्ट, एंड मेरे जहन में फेडरल कोर्ट था और वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। वाई? बिकॉज जो बहुत सारे फेडरल कवानीन हैं उनकी इंटरप्रिटेशन वगैरह जो है उनको प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के बजाय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को करना चाहिए और वहाँ से फिर फेडरल जो है मामला जाए, उसकी अपीलें जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के पास, जो सुप्रीम कोर्ट हो, उन मामलात को देखने के लिए। आप इत्तेफाक करते हैं फिर अख्तर हुसैन साहब से? लेकिन इसमें जो एग्जिस्टिंग है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, फॉर द रीजन कि देखिए अगर एक साहब जिनका कोई तजुर्बा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को देखने का, ना वकालत में ना कोर्ट के अंदर, और वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर आए, और वहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी काबिलियत कम होती है, तजुर्बे की बात है और उसके अंदर जो एक्सपीरियंस के साथ आप चीज़ें सीखते हैं वो है, और वो है अब ज़माना आ गया है स्पेशलाइजेशन का। हमें तो इस तरफ जाना चाहिए कि इसको आगे लेके चलें। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, एक फैमिली डिवीजन बनाइए, एक रेवेन्यू डिवीजन बनाइए और इनके अंदर स्पेशलिस्ट जजेस को लेके आए। अख्तर साहब, अलाउ मी टू आस्क द क्वेश्चन, चूँकि अख्तर हुसैन साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सवाल अब बहुत अहम हो गया है कि जो इस वक्त मौजूदा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन है और तैनातियाँ अब होनी हैं, उसके ऊपर एक तनाज़ा तो खड़ा हुआ है। कई जो वकला हैं उन्होंने कहा है कि आप 26वीं आइनी तरमीम का जायज़ा लें, फुल कोर्ट बिठाएं, दिखाएं कि ये सही भी थी कि नहीं थी, क्या ये आइन के दायरे कार में थी कि नहीं थी, और फिर आप तैनातियाँ जो हैं वो करें। अब JCP के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है, और वो ये कि क्या ये एक फेयर तरीके से तैनातियाँ करेंगे या कि एग्जेक्टिव भी इस बार भारी होगी। ये मैं आपसे पूछूंगी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अख्तर हुसैन साहब, चूँकि आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक अहम रुकन हैं, आप बार्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस वक्त जो तैनातियाँ की जाएंगी जजेस की और जो एक सिस्टम इख्तियार किया गया है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? आप समझते हैं कि उससे सही तरीके से मेरिट के ऊपर जजेस की तैनाती होगी, या एक बार फिर एग्जीक्यूटिव हावी हो जाएगा नुमाइंदों के ऊपर, आपके ऊपर, जजेस के नुमाइंदों के ऊपर?
देखिए मुझे भी बात यह है कि ये अभी ये कह देना कि भाई ये तैनातियाँ जो हैं वो मेरिट्स की बुनियाद पर होंगी या नहीं होंगी, ये होने के बाद आप सवाल कर सकते हैं। आपने बड़ा टाइमली जो है वो ये आज का प्रोग्राम रखा है। मैं बहुत खुश हूँ आपके इस प्रोग्राम रखने से, क्योंकि आज हमें जो है वो हमारे जो जुडिशल कमीशन के मेंबर्स हैं और ख़ासकर हमारे जो नॉन जुडिशल मेंबर्स हैं, उनको ये सोचना है कि वो क्या उस टेस्ट पर पूरे उतरते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये अमेंडमेंट की गई है और जो रूल्स बनाए गए हैं। रूल्स बड़े स्पेसिफिक हैं, वो तमाम मेरिट्स को भी डिस्कस करते हैं और क्राइटेरिया डिटरमिन किए गए हैं। मुख्तलिफ पहलुओं से जो क्राइटेरिया डिटरमिन हो सकता है वो क्राइटेरिया डिटरमिन किया गया है। क्या उस क्राइटेरिया की बुनियाद के ऊपर अपॉइंटमेंट्स होती हैं या उस क्राइटेरिया की बुनियाद पर नहीं होती हैं, ये इसके करने के बाद जो है वो सवाल हमारे सामने आएगा। मेरी उन तमाम मेंबरान से रिक्वेस्ट यही है कि वो उस क्राइटेरिया की बुनियाद के ऊपर कतई नज़र इसके कि उनका ताल्लुक़ किसी कैंडिडेट का, किसी नॉमिनी का, किसी पार्टी से है या उनके किसी हलके से है, उससे निकल कर इस बात का डिसीजन करें। दूसरी बात जो इससे पहले आप कह रहे थे पार्लियामेंट के हवाले से, उसके मैं तो समझता हूँ असल मसला सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट का भी है जो भी कि हमारे यहाँ सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। कहने के बावजूद साहब मैं ये इस पर स्ट्रेस करूँगा कि आप देखें कि और जो अमेंडमेंट्स इससे पहले भी ज़िया-उल हक साहब ने सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट छीनी अब फेडरल शरीयत कोर्ट क्रिएट करके, और उसके बाद अभी भी इन्होंने सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट को ये कहा गया कि ये इतने साल के अंदर महीने के अंदर जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो तजवीज़ देती है उस पर कानून साजी करें। तो ये सारी बातें जो हैं ये पार्लियामेंट की सॉवरेंटी पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। और ये यानी इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल तो थी एडवाइजरी बॉडी, उसके बाद शरीयत कोर्ट का ये कह दिया गया कि भाई उसके पास भी चैलेंज कर सकते हैं कोई लॉ वेदर इट इज़ रिपग्नेंट टू इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, और अगर वो जजमेंट दें तो उसके मुताबिक उस पीरियड के अंदर अमेंडमेंट पार्लियामेंट जो जजमेंट दी गई है उसके मुताबिक करें। अगर वो नहीं करेंगे तो आज खुद मुल्क का कानून हो जाएगा। और पार्लियामेंट के अंदर सवालात इसलिए आ जाते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते। फेयर इलेक्शन इसलिए नहीं होते कि सियासी पार्टियों की डेमोक्रेटिक अपने रोल के ऊपर सवालात पैदा हो जाते हैं जी। तो सवालात तो बहुत सारे हैं। नहीं, मगर जो आपने पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की है वो बहुत अहम है अख्तर साहब। ये मुझे अख्तर साहब से पूछ देने दीजिए कि जो अख्तर हुसैन साहब ने पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की और उन्होंने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी फेडरल शरीयत कोर्ट का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को आपने निगेट किया है ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और फेडरल शरीयत कोर्ट को एम्पावर करके। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस चीज़ का कायल हूँ। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना अपना हिस्सा डालना है, सड़कों पे नहीं, पार्लियामेंट में। लेट द सिस्टम वर्क। और मुझे पूरा यकीन है कि जो तैनातियाँ हैं वो मेरिट पे होंगी, रूल्स के मुताबिक होंगी, आइन के मुताबिक होंगी, बिकॉज टेस्ट ऑफ सर्वाइवल जो है वो होगा ऑन दी अपॉइंटमेंट्स। सर्वाइवल इस पर्टिकुलर आइन की शिक का वो उस वक्त होगा when appointments are made, and therefore बहुत भारी बोझ है सब पे, जुडिशल मेंबरान पे। मगर अलाउ मी टू आस्क दिस क्वेश्चन अख्तर साहब, अख्तर हुसैन साहब से भी मैं पूछती हूँ, वो हिस्सा हैं इसके। देखिए, आपका एक धड़ा है वकीलों का जो कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि जो अब अपॉइंटमेंट्स होंगी वो मेरिट के ऊपर होंगी। वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अब एग्जीक्यूटिव भारी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपके सफ़ों में ज़्यादा हैं और जो भी फैसले किए गए वो गवर्नमेंट उसके ऊपर, हुकूमत उसके ऊपर भारी रही। तो आप जिस तरह अख्तर साहब जो है वो कॉन्फिडेंट हैं कि जो रूल्स बनाए गए हैं उसके तहत मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स होंगी, अब से आप भी उसी तरह कॉन्फिडेंट हैं? जी, मैं समझता हूं कि भाई जो तैनातियां हैं वो मेरिट्स की बुनियाद पर होंगी और वो होनी चाहिए। अब इस वक्त तो यही हम कह सकते हैं, यकीन हमें ये है कि क्योंकि पिछले एक्सपीरियंसेस हैं
पिछला हमारा तजर्बा जितना है, जो हमारी तनकीद, हमारे यही मेंबर्स जो पार्लियामेंट के हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के हैं और नॉन जुडिशल मेंबर्स हैं, और वो सारे तनकीद करते रहे हैं 2010 से लेकर जो 19वीं तरमीम के बाद से जितनी चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर अपॉइंटमेंट से मेरिट्स की बुनियाद पर, तो उन्हें आइंदा उनके ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो मेरिट्स की बुनियाद पर इसकी अपॉइंटमेंट करें। इसकी तो मुझे भी उम्मीद है कि उनको मेरिट्स की बुनियाद पर करना चाहिए। जो इतने ज़्यादा नॉमिनेशंस आ गए, लोग असल में वकीलों के अंदर जो आपने जैसे कहा कि धड़े बने हुए हैं, अब उस धड़ेबंदी जो है वो मैं नहीं कहता कि भाई हम उस सारे इलेक्शनों के अंदर अपने जो है वो धड़े होते हैं, लेकिन जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर और नेशनल इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ के ऊपर हमें एक अपना इंडिपेंडेंट व्यू एज ए बार वकीलों के तौर पर जो है वो इख्तियार करना चाहिए। अब असल में कुछ लोग जो हैं वो अपोजिशन की पार्टी की एक्सट्रीम लाइन लिए हुए हैं, कुछ लोग जो हैं वो गवर्नमेंट पार्टीज़ की एक्सट्रीम लाइन लिए हुए हैं। तो इंडिपेंडेंटली हमें सोचना चाहिए कि भाई किस तरह से जुडिशल इंडिपेंडेंस कायम हो सकती है और किस तरह से इंडिपेंडेंट जजेस जो है वो मेरिट्स की बुनियाद के ऊपर तैनात हो सकते हैं। तो जो आपकी परेशानी जो मुझे लग रही है वो इस पे लग रही है कि बहुत ज़्यादा नॉमिनेशंस आ गए हैं, और आपने ये भी कहा कि एक एक्सट्रीम पोजीशन हुकूमत ने ली हुई है, एक एक्सट्रीम पोजीशन ऑपोजिशन में ली हुई है, तो आपको मामलात इतने सही नज़र नहीं आ रहे जेसीपी में? नहीं, मैं समझता हूँ कि भाई जो है वो विजडम विल प्रिवेल, और लोग इस बात के ऊपर तमाम जो है वो इसको सोचेंगे फिलहाल। और चूंकि ये इससे साबित होगा जो आइंदा हमारी 3-4 मीटिंग्स हैं, 17 को मीटिंग है बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के अपॉइंटमेंट्स के लिए, फिर उसके बाद 23 तारीख को सिंध की अपॉइंटमेंट्स है, फिर पहली को पेशावर हाई कोर्ट की है और 6 को लाहौर हाई कोर्ट की है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर अब नॉमिनेशंस तो इतनी आनी थी, ये जब आप अलाउ करते हैं हर मेंबर को कि वो नॉमिनेट करे तो फिर नॉमिनेशन तो ज़्यादा आ जानी थी, और उसको वही टेस्ट है कि हम उसको किस तरह से एक्सट्रीम पोजीशंस को आपने ब्रिज करना है। बात असल में ये है, ये इससे आप थोड़े से परेशान मुझे लग रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अख्तर साहब। नहीं, परेशानी की बात है, परेशान तो होना चाहिए। बात यह है कि परेशान तो हम हैं। अच्छा। परेशान इसलिए हैं कि ये चैलेंज है, क्योंकि हम 6 साल से मैं कमीशन में हूं, और अगर हम मेरिट्स की बुनियाद पर बात करते रहे हैं, और इससे पहले भी 6 साल से नहीं है बल्कि उससे पहले जुडिशल इंडिपेंडेंस की, इवन बिफोर 19th अमेंडमेंट जो हम स्ट्रगल करते रहे हैं इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी की और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, और आज अगर फिर एक 26वीं तरमीम आई है और उसके बाद भी जो है सूरत हाल उसी तरह से है, तो फिर परेशानी वाली बात तो होती है। मगर एक आखिरी सवाल अशतर अली साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, और वो ये है कि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम तो पास कर ली और बड़ी मुश्किलों से मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने मनवाया, मगर उसके बदले में जो फैटफ की एक कंडीशन आप कह लें वो ये थी कि मदारिस को जो है आपने एजुकेशन मिनिस्ट्री के नीचे ही रहने देना है, उसको अब आपने निकाल दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री से। सो वाज द ट्रेड ऑफ वर्थ इट? No, I think there is no trade-off as such. एक प्रोसीजरल बात है, और उसके अंदर आई डोंट थिंक फैटफ को इसके ऊपर एतराज़ है। फैटफ या दूसरे जो कोई इदारे हैं वो तो बेसिकली चाहते क्या हैं, वो आपको डिक्टेशन नहीं दे रहे होते, वो चाहते हैं कि आप अपने जो मामलात हैं वो अपने कवानीन के मुताबिक बनाएं, उनको चलाएं। मसलन अगर आपने कोई कानून बनाया है तो फिर उसके रूल्स बनाएं, अगर आप रूल्स नहीं बनाएंगे तो उन कानून को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? मगर चूंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा भी कि हमने तो 26वीं आईनी तरमीम में आपका साथ दिया, अब आप उसी की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, और मदारिस के बिल के ऊपर उन्होंने बहुत कहा कि जी दस्तखत होने चाहिए, क्यों नहीं दस्तखत? मैं आपको बताऊं, देखिए कलेक्टिव विजडम एक ऐसी चीज है जिसे कोई पहलूतही नहीं होनी चाहिए। इख्तलाफ का राय रखना आपका एक बुनियादी हक है, और इख्तलाफ बराए इख्तलाफ नहीं होना, इख्तलाफ बराए तामीर होना है, और इसी तरह कौमें आगे चलती हैं। अब यहाँ पे जब आप कह रही हैं कि परेशानी का बायस है क्योंकि एक बहुत बड़ा नॉमिनेशंस आ गए हैं, बीबी बहुत सिंपल बात है, जितना बड़ा टैलेंट पूल होगा
उतना ज़्यादा अच्छा टैलेंट सामने आएगा। और जो अख्तर हुसैन साहब ने बात की पार्लियामेंट की बालादस्ती की कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, फेडरल शरीयत कोर्ट के पास कितने केसेस हैं, ज़रा कभी इस पे एक प्रोग्राम करके देखिएगा। उसका एक छोटा सा सेगमेंट ही चाहिए होगा कि ये देखें कि इस वक्त पेंडेंसी क्या है और उसके ऊपर इखराजात क्या है। राइट, ठीक। ये एक ऐसी चीज है जिसका लंबा फिक्रिया है। मैं जरा इस पर बात करना चाहूंगा। जी, आप ले लीजिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी, अख्तर साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी, ये अख्तर साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत हमारे जो है वो हमेशा उनकी इज्जत और एहतराम है हमारे पास। लेकिन आप ये देखें कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक ही फैसला दिया था लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से कि लैंड रिफॉर्म्स आर रिपग्नेंट टू यंगस्टर्स ऑफ इस्लाम। तो पूरे मुल्क के अंदर आप जो लैंड रिफॉर्म्स पर अयूब खान के दौर में हुई और भुट्टो साहब के दौर में हुई, वो उनको जो है वो रिवर्ट बैक हुई, और उस जजमेंट के नतीजे में जो हमने पिटीशन फाइल की हुई है वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब है 15 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको जो है वो कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। तो एक ही जजमेंट अगर एक ही जजमेंट अगर कोई शरीयत कोर्ट दे दे जो अवाम और नास के इंटरेस्ट के खिलाफ है, और उसमें भी मिनॉरिटी व्यू ये है जो है वो जस्टिस वसीम हसन शाह साहब का था, लैंड बिलोंग्स टू अल्लाह एंड देन दोज हु आर टिलर्स ऑफ द लैंड। और हमारी शरीयत कोर्ट ने कहा कि लैंड रिफॉर्म्स रिपग्नेंट टू यंगस्टर्स ऑफ इस्लाम है। जमात इस्लामी भी, सारी दूसरी पार्टियां भी लैंड रिफॉर्म्स की बात करती हैं, शरीयत कोर्ट कहती है इस्लाम के खिलाफ है। चैलेंज हुई है वहां पर जो है वो उसको कोई सुनता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई। बात यह है कि सॉवरेंटी, जी हाँ, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पार्लियामेंट की सॉवरेंटी मुतासर हुई है। राइट, कि भाई एक कोर्ट की हमने तो यही पढ़ा है, अख्तर साहब ने भी हमें यही जो है वो सिखाया था कि भाई जो है वो कोर्ट से सिर्फ तशरीह करती हैं, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करती है। यहाँ जो है वो लेजिस्लेशन की पार जो है वो शरीयत कोर्ट के पास चली गई है। अच्छा अख्तर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त तो हो गया है खत्म, मगर इतनी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और आप दोनों सीनियर वकील साथ है तो दिल ही नहीं चाहता प्रोग्राम खत्म करने का, मगर मैं चाहूंगी कि आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स जरूर जल्दी से आ जाएं इस पर। देखिए, आइन के अंदर एक तब्दीली का अमल हमेशा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बदलते वक्त के साथ आपको अपने कवानीन में, अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर तब्दीलियां लानी चाहिए। नहीं, मगर वो ये कह रहे हैं कि एक फैसला हुआ और उसने पूरे मुल्क की तकदीर बदल दी, तो ये पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात तो है। और वो कहते हैं अब कोई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट सुनी नहीं रही। 15 साल हो गए उस बात को, वो कहते हैं। तो इसमें तो इट इज़ मोर जो गोल है, गोल पोस्ट जो है और ये सारा कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला क्यों नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए था बहुत पहले। इसी तरह रिबा के सारे जो मामलात हैं उसके अंदर भी ये सब कुछ हुआ। मैं कह रहा था कि इस वक्त मेरे ख्याल है 250 केस है सारा फेडरल शरीयत कोर्ट में, इससे ज्यादा शायद नहीं है। चले इसके अंदर मैं टोटली एग्री करता हूँ कि इदारे जो हैं वो नए बनने चाहिए, और कुछ इदारे जो हैं जो काम नहीं कर सकते या कर नहीं रहे उनको बंद होना चाहिए। अच्छा, यानी कि फेडरल शरीयत कोर्ट, व्हाई नॉट? अगर वो काम नहीं है उनके पास कोई, राइट, तो व्हाट इज इट देयर फॉर? जो काम करने थे वो हो चुके हैं। राइट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और वैसे भी जो हम एक ऑस्टेरिटी ड्राइव कर रहे हैं उसके अंदर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम खर्च हो और जो इदारे काम नहीं कर रहे वो बंद हो जाएं। आई हैव टू, आप एक फेडरल कोर्ट बनाएं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए। राइट, बहुत ही दिलचस्प डिबेट हुई, और मेरा ख्याल है अख्तर औसाफ अली साहब और अख्तर हुसैन साहब एक चीज़ के ऊपर तो एक ही पेज पे हैं, और वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए थी।